हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले आपका 3 लेक्चर हो चुका है जिसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। जो बच्चे अभी उसका लेक्चर नहीं देख पाए हों ज़रूर जा कर के देखें। अभी तक हम लोग क्या किए थे, उसमें एमसीक्यूज बेस पर हमने किया था उसको पूरा। आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज जो टॉपिक रखेंगे वो एमसीक्यू ना हो करके हम प्राचीन भारत का, एशियंट हिस्ट्री का कुछ नहीं कुछ एक पोर्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको उठाने का प्रयास करेंगे। फिर उसको मैं पूरा पढ़ा दूंगा, फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे, चाहिए 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर जो भी लगेगा उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका एशियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी थोड़ा बहुत कवर होता चलेगा, उसका बेस भी बनता चलेगा, प्लस और एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते चलेंगे। तो ठीक है ना, ये बढ़िया रहेगा, बेस्ट भी पड़ेगा। चलिए, आज का जो सेशन है ना वो मौर्य काल पर है। मतलब मौर्य काल एशियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अधिकतर। ठीक है ना, तो जैसे अब मैं बात करूं, अगर एशियन हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका यूपीएससी का, वो आपका मौर्य काल है। उसके बाद जैनिज्म है, बौद्धिज्म है, प्लस आपका जो लिटरेचर वाले पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर है। जहाँ से क्या होता है, कुछ वंश है, जैसे गुप्त वंश है। गुप्त वंश में क्या है, उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता था। तो ये सब पीरियड जो है, ये सब जो काल है, यही सब इम्पोर्टेंट है। यहीं से इर्द गिर्द से क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा बहुत बेस, मतलब पूरा तो नहीं, पर जैसे मौर्य काल का थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चंस लगा लेंगे। ऐसे गुप्त काल का कुछ बेसिक पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। ऐसे कवर करते हुए चलेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है ना। तो आज क्या है, मौर्य काल के कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। वहां से क्या होगा, आपका एक मौर्य काल का बेस बन जाएगा कि मौर्य काल क्या था, क्यों था, कैसे था। वो सारी चीज़ें आपकी डाउट खत्म हो जाएगी। उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप बुकलेट में हमेशा पढ़ते हो इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? इति धन हास, यही इतिहास है। यही डेफिनेशन हर जगह मिलती है। देखिए, इतिहास बेसिकली है क्या? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही मैंने क्लास ओवर की, ओवर करते मान ही मेरी क्लास क्या हो गई, इतिहास हो गई, हिस्ट्री हो गई। तो हर सेकंड पे जो चीज़ें खत्म हो रही हैं वो क्या हो जा रही है, इतिहास बन जा रही है, वो हिस्ट्री बन जा रही है। अच्छा, फिर हिस्ट्री इतना पढ़ना क्यों जरूरी है जब वो खत्म हो जा रहा है? पुरानी चीज़ें खत्म हुई, नई चीज़ें आ गई, तो हमें पुरानी चीज़ें पढ़नी ही क्यों है? देखिए क्या है, इतिहास में जो भी चीज़ें हुई, जैसे इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, इतिहास में बहुत सारे राजाओं ने शासन किया है, इतिहास में बहुत सारी नीतियाँ हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर हैं। वहाँ से हम सीखते हैं, वहाँ से हम अपनी समझ को विकसित करते हैं। विकसित कर कर क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मतलब जैसे क्या हो गया, कोई चीज़ अब हम कर रहे हैं और उसको हम इतिहास से पढ़ करके, सीख करके करेंगे तो वो कमियां दूर होंगी। हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में जैसे कोई चीज़ पढ़ लिए, अब हमको बेस बन गया कि ये इतिहास में हुआ था। अब उस टाइप का कोई युद्ध मिलता है देखने को, तो हम कहते हैं यार इतिहास में ऐसा युद्ध हो चुका है। तो उसकी कमियां हमने दूर करके क्या किए, अब हम उसको सुधारे। जैसे अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसमें भारत ने क्या किया, भारत का इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम था, बट क्या हुआ, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, बट भारत ने क्या किया उसके बाद, अपनी सहन शक्ति को और मजबूत किया, क्योंकि उसने इतिहास से सीखा कि हमें अपनी सहन शक्ति और मजबूत करनी चाहिए और विकसित करनी चाहिए, जिससे बाद में कभी युद्ध हो तो हम चुटकियों में युद्ध को जीत ले। तो इसी को कहा जाता है इतिहास। इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राचीन में जो हुआ, मिडुअल में जो हुआ, उससे हम सीख लेके आज के टाइम पे गलती ना करें, इसी को इतिहास कहा जाता है। इसीलिए उसको पढ़ना जरूरी है। तो आज आपका जो टॉपिक है वो मौर्य काल है। अच्छा, मौर्य एम्पायर के बारे में कुछ चीजें दिमाग में आती हैं कि मौर्य एम्पायर आया क्यों? क्या उसके पहले कोई एम्पायर नहीं था? अगर था तो मौर्य क्यों आ गए? तो इसके पीछे का रीजन है, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, वहां से आपका एक बेस बन जाएगा मौर्य काल का। देखिए, मौर्य काल के जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य आया अचानक से तो आ नहीं गया। चंद्रगुप्त के पीछे की कहानी है, आपको पता होगा चाणक्य थे। चाणक्य क्या थे, एक घनानंद था। वो नंद वंश का संस्थापक था, घनानंद था। वो क्या करता है, चाणक्य को अपमानित कर देता है, उनको कुछ बहुत उल्टा सीधा बोल देता है और अपने रास्ते निष्कासित कर देता है। कहीं कहीं मिलता है कि रास्ते निष्कासित कर देता है, कहीं कहीं मिलता है चाणक्य खुद उस राज्य से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अपमान झेलना पड़ता है। जैसे अभी आपको क्या हो, कोई दो कटुक वर्ड बोल देना, वो ज़्यादा दिल पे लगता है। खुद से गलती होती है उससे आप समझ जाते हो, बट कोई बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है। एक तो ब्राह्मण को, आप जानते हो ब्राह्मण को अगर कोई चीज़ बुरी लग जाती है तो रावण बन जाता है। तो ऐसे ही चाणक्य को वो चीज़ें बुरी लगी और चाणक्य ने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, घनानंद को पद से हटाना है। ये उसके दिमाग में बैठ गया। फिर अब वो कैसे हटेगा?
उसके लिए एक योग्य क्या होना चाहिए, कोई शासक करने वाला हो जो उसको हरा सके। तो क्या करता है, वो निकलता है और घूमते टहलते हुए राजा की खोज में निकलता है। अब राजा की खोज में जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ 4-5 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेलते हैं आपस में, सिंपल सी बात है, वहाँ 4-5 बच्चे खेल रहे हैं। चाणक्य उस खेल को देखकर समझ जाता है कि ये राजा बन सकता है। अब वो खेल क्या था? खेल ऐसा था कि वहाँ एक लड़का है जो क्या करता है, खुद राजा बनता है। और जो उसके 4-5 दोस्त हैं उनमें क्या करता है, किसी को सिपाही बना देता है, किसी को कोषाध्यक्ष बना देता है, किसी को सलाहकार बना देता है। ऐसे पद बांटता है और खुद राजा बनकर शासन करता है। ठीक है, तो वो खेल देखकर चाणक्य को क्या हुआ, हाँ ये शासन कर सकता है, इसके अंदर अभी से खेल में ही जब राजा बनने की वो है, चाह है, तो ये आगे चल के शासन कर सकता है। तो अब दूसरी दिक्कत क्या आई कि अब चंद्रगुप्त को कैसे लिया जाए। तो क्या करता है, वो कुछ पैसे का लालच देकर उनके माता पिता को दे करके चंद्रगुप्त को खरीद लेता है। कौन? चाणक्य। और ले जाकर अपने यहाँ शिक्षा देता है, धनुष विद्या, पूरा अर्थशास्त्र, पूरी राजन शासन व्यवस्था, सब कुछ उसको सिखाता है। और सिखा कर एक महान राजा बनाता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जो क्या करता है, फिर बाद में घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो उसने क्या किया, बदला चुकाया, किसका? चाणक्य का। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के गुरु थे, चाणक्य क्या थे, गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहा होगा, हिंदू धर्म की फिलॉसफी को अपनाता होगा, क्योंकि चाणक्य क्या थे, हिंदू धर्म को अपनाते थे। तो वो लास्ट में जैनिज्म होकर भूखे रहकर क्यों मर जाता है, मतलब लास्ट में वो जैनिज्म क्यों हो जाता है? अभी मौर्य काल में आप पढ़ेंगे, जैनिज्म भी कुछ लोग अपनाते हैं, कुछ लोग बौद्धिज्म अपना लेते हैं। अशोक तो पूरा बौद्धिज्म को अपना के उसका प्रचार प्रसार भी करता है। आपके लिए क्वेश्चन है, क्यों वो जो है जैनिज्म में चला जाता है? क्योंकि वो चाणक्य के साथ था, शुरू से उसके साथ रहा, सीखा, युद्ध नीति सब कुछ सीखा, लास्ट में राजा भी बना। उसके बाद लास्ट में वो जैन धर्म अपना लेता है। इसके पीछे की छोटी सी कहानी है, उसको आप बताइएगा, ठीक है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आपका मौर्यकाल। उससे पहले एक छोटी सी सूचना है, पीएसआईआर जिनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो जल्द से जल्द डिले ना करें, इससे अच्छा आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी, सर के द्वारा चालू किया गया है। इसमें आपके 15 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे भेजे जाएंगे। डाउट सेशन होगा, 18 महीने की वैधता होगी। जितना जल्दी आप इसको ज्वाइन करिए, दिए गए नंबरों पर बात करिए और इस सेशन को जरूर 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 ज्वाइन करिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि पीएसआईआर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपर्स सब यहीं से निकल रहे हैं, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। आपके सामने है मौर्यकाल। मौर्यकाल के बारे में थोड़ी बहुत परिचय मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मौर्यकाल का फाउंडर कौन था? फाउंडर मौर्यकाल का कौन था? चंद्रगुप्त था। किसकी मदद से बना ये? तो कौटिल्य। तो कौटिल्य क्या थे इसके? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, मतलब चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कौटिल्य थे। क्यों प्राइम मिनिस्टर थे? क्योंकि कौटिल्य ने ही इसको पूरी शासन व्यवस्था सिखाई थी, इसको साम्राज्य का विस्तार करना सिखाया था, राजा के साथ कैसे सुलह करके हम राजा के साथ सुलह करके कैसे हम साम्राज्य को और विस्तृत कर सकते हैं, ये सब किसने सिखाया था? कौटिल्य ने सिखाया था। अब फिर है, तो चंद्रगुप्त का धर्म कौन सा था? तो चंद्रगुप्त का रिलीजन कौन सा था? इसका जैन धर्म था। ये लास्ट टाइम पे इसके शिक्षक केंद्र थे भद्रबाहु। भद्रबाहु क्या थे? इसके टीचर थे। भद्रबाहु ने क्या किया, जैन धर्म के बारे में इसको क्या किया, जैसे होता है ना धर्म परिवर्तन करा देना, जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो जा रहा है, तो भद्रबाहु ने क्या किया, उसको, अब कुछ भी किया होगा, मोटिवेट किया या जैन धर्म के बारे में डिटेलिंग की और उसको अच्छा लगा जैन धर्म के बारे में, तो वो क्या किया, भद्रबाहु के शिक्षक थे, उसके थ्रू क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ, जैनिज्म में चला गया, ठीक है ना? तो कौन थे उसके? भद्रबाहु क्या थे, उसके गुरु थे या टीचर थे, ठीक है, जो उसको क्या कर देते हैं, जैन धर्म में पहुंचाते हैं। अगला है नंदों पर विजय। नंदवंश, अभी बताया मैंने ने, घनानंद उसका क्या था, शासक था। विक्ट्री ओवर द नंदास। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने नंदों के शासन के अंतिम वर्ष में उसकी बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाया। उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। किसने? मौर्य एम्पायर की स्थापना कर दी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके पीछे की आपको स्टोरी बताया था, वहीं से स्टोरी रिलेट खाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दूसरा है दक्षिण भारत पर विजय, विक्ट्री ओवर साउथर्न इंडिया। अच्छा, एक दक्षिण पर ही क्यों विजय को सबसे महान विजय माना जाता था? क्योंकि आपको याद होगा हिस्ट्री में अकबर क्या हुआ, वो भी दक्षिण में विजय करता है। और कहाँ? गुजरात विजय करता है। और गुजरात विजय करके वो पहली बार समुद्र देखता है और इतना खुश होता है कि वो आकर के क्या बनाता है? बुलंद दरवाजा। क्यों? गुजरात विजय की खुशी में, दक्षिण विजय की खुशी में वो क्या बना देता है? बुलंद दरवाजा बनाता है। तो दक्षिण विजय कितनी इंपॉर्टेंट थी आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो क्या हुआ? दक्षिण विजय, दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का उल्लेख अशोक के शिलालेख, जैन ग्रंथों और संगम साहित्य में मिलते हैं। उन्होंने उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन स्रोत कौन कौन से हैं जहां से हमको चंद्रगुप्त के बारे में कुछ चीजें मिलती हैं? जैन स्रोत के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। अभी मैंने बताया किस कारण से उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आता है मौर्य काल के स्रोत, मतलब क्या है, सोर्सेस क्या है मौर्य काल के। ठीक है, सोर्सेस ऑफ मौर्य पीरियड। इसके सोर्सेस क्या है? पहला है कौटिल्य अर्थशास्त्र, मतलब कौटिल्य के द्वारा जो बुक लिखी गई अर्थशास्त्र, उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेलिंग की गई है, बताई गई है, वहां से हम स्रोत उठाते हैं। दूसरा है अशोक के शिलालेख। अशोक ने क्या किया? बहुत सारे पिलर, बहुत सारे स्तंभ लेख बनवाए जहां पर उसने बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत सारी चीजें वहां से हमको मिलती हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत, मतलब लिटरेचर सोर्सेज मिले हमको, किताबें मिली, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका किताब मिली, यहाँ पे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेलिंग मिलती है। दिव्यावदान और अशोकावदान, ये अशोक के टाइम पे लिखी गई थी। ये क्या थी? ये बौद्धिज्म की इसमें कथाएं मिलती हैं, ये बौद्धिज्म का लिटरेचर है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको मिलता है। तीसरा क्या मिलता है? श्रीलंका के बुद्धिज्म हिस्ट्री से, श्रीलंका के बौद्धिस्ट हिस्ट्री से, जो क्या है, महावंश दीपवंश से हमको मिलता है। किसके? मौर्य काल के स्रोत मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है, महावंश और दीपवंश क्या है? ये श्रीलंका के क्या है? साहित्य है, लिटरेचर है, जहाँ से हमको ये चीजें मिलती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मौर्य काल। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जब खत्म होता है तो लास्ट में क्या करता है पता है? लास्ट में जब वो जैन धर्म अपनाता है, सब कुछ छोड़ देता है अचानक से, और अपनी गद्दी का पूरा शासन बिंदुसार को दे देता है। बिंदुसार उसका बेटा है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, बिंदुसार और बिंबसार, दो में नाम थोड़ा मैच खाता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बिंदुसार क्या है? मौर्य काल का है। अब बिंबसार क्या है? हय्यक वंश का है। ठीक है, कहाँ का है? हय्यक वंश का है, तो भूलिएगा नहीं। तो बिंदुसार के बारे में कुछ पढ़ते हैं। बिंदुसार के बारे में हमको नॉलेज कहाँ से मिलती है? महाभाष्य से। महाभाष्य से हमको क्या मिलता है? बिंदुसार के बारे में जानकारी मिलती है। महाभाष्य में चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को अमित्र घात, मतलब क्या है? अमित्र घात, शत्रुओं का संहारक, शत्रुओं का संहारक, डिस्ट्रॉय ऑफ एनिमीज, मतलब जो क्या करता है? शत्रुओं का संहार करता है। इसने अपना नाम रखा अमित्र घात। किसने नाम रखा? बिंदुसार ने अपना नाम रखा। कहाँ मिलता है? महाभाष्य में मिलता है। दूसरा है विजय उसकी क्या क्या थी? उन्होंने 16 राज्यों, मतलब 16 जो किंगडम थे, 16 जो किंगडम थे आपके, 16 किंगडम क्या है? महाजनपद थे, उनको क्या करता है? मौर्य साम्राज्य के अधीन लाया, और इस प्रकार लगभग पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की। उन्होंने दो समुद्र के बीच, दो समुद्र कौन कौन से थे? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। कौन कौन से थे? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। इस पे दोनों पर विजय प्राप्त करता है कौन? बिंदुसार। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? उन्होंने साम्राज्य का, मतलब जो साम्राज्य था, उसका किंगडम था, उसका विस्तार दक्कन तक जारी रखा। ठीक है, आज का जो दक्कन है वहां तक जारी रखा, कर्नाटक क्षेत्र के आसपास तक जाकर वो रुक जाता है। ठीक है, वहां तक नहीं। बस इतना ही बिंबसार के बारे में जानकारी मिलती तो बहुत है, बट इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत जो है बस वो इतना ही है। मिलता कहाँ से? याद रखिएगा, महाभारत से। ठीक है ना? आगे चलते हैं हम लोग। अगला है अब अशोक, जो सबसे प्रिय हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे महान भी हैं। ठीक है, पढ़ते हैं किस कारण से हैं, क्या है। अशोक के बारे में पढ़ते हैं। जब अशोक पहली बार क्या बना था? वायसराय बना था। किसके टाइम पे बना था? जब बिंदुसार था शासन में, मतलब इसका पिता, तो उसने क्या किया था? इसको तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय नियुक्त किया था। किसको? अशोक को। ठीक है, उसी समय यह शासन करना सीख रहा था। ठीक है, उज्जैन और तक्षशिला में यह शासन करना
सीख रहा था। वह अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने लोगों के साथ सीधा संपर्क करता था। इसका मतलब क्या था, अशोक क्या करता था, जो शिलालेख लिखाता था, जो स्तंभ लेख लिखाता था, उसके थ्रू क्या करता था, वो सीधा लोगों से संपर्क करने के लिए लिखाता था। और वही हमको बाद में क्या हो जाता है, लिटरेचर सोर्स मिल जाता है। ठीक है ना। फिर है अशोक के नाम, यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। नेम ऑफ अशोका, नेम ऑफ अशोका जैसे क्या है, पहला अशोक का नाम क्या है, बुद्ध सकाय और अशोक, ये नाम कहाँ मिलते हैं, मतलब किस शिलालेख में मिलते हैं, तो मस्की अभिलेख में मिलते हैं। अशोक के बुद्ध सकाय और अशोक नाम, ये दोनों नाम हमको कहाँ मिलता है, मस्की के अभिलेख से मिलता है। दूसरा है धर्म शोक, ये नाम हमको कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है सारनाथ के शिलालेख से मिलता है। दूसरा है देवप्रिया, अर्थात देवताओं का प्रिय जो है, और प्रियदासी, ये श्रीलंका के बौद्ध इतिहास, अभी पढ़े थे हम लोग पीछे, श्रीलंका का बौद्ध इतिहास क्या था, दीपवंश और महावंश में मिलता है। अशोक के जो इंपॉर्टेंट नाम थे कहाँ कहाँ मिलते हैं और क्या क्या नाम था उसका, वो चीजें यहाँ से हमको मिल जाती हैं। उसके बाद क्या है, अशोक मौर्य काल का सबसे महान शासक था। इसके बाद कोई बहुत बड़ा शासन कोई कर नहीं पाया, सब बच्छुट पुट थे। ठीक है, तो सबसे अंतिम शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो मौर्य काल का सबसे अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त। ये अंतिम मौर्य सम्राट था। कुछ स्रोतों के अनुसार उसकी हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने की थी, जिसने बाद में चलकर शुंग एम्पायर की स्थापना कर देता है, डायनेस्टी ऑफ शुंग एम्पायर खोलता है। तो इसका मतलब क्या था, मौर्य काल के पहले कौन सा था, नंद वंश, फिर कौन सा आया, मौर्य वंश, फिर मौर्य को खत्म करके कौन आया, शुंग वंश। ठीक है, तो तीनों वंश क्रम से याद रखिएगा। चलिए अशोक के बाद आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल के अधीन दास प्रथा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दास प्रथा नहीं थी और कुछ लोग कहते हैं दास प्रथा थी। तो वही देखेंगे कौन कहता है दास प्रथा नहीं थी और कौन कहते हैं दास प्रथा थी मौर्य काल में। ठीक है, तो क्या है, मौर्य साम्राज्य के अधीन दास प्रथा, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में गुलामी की कोई अवधारणा नहीं थी। मेगस्थनीज जो इंडिका किताब लिखता है उसमें कहता है दास प्रथा मतलब गुलामी टाइप का कोई भी कारण नहीं था भारत में मौर्य काल में। ठीक है, बट वहीं उसके उल्टा क्या होता है, चाणक्य जी क्या कहते हैं अपने अर्थशास्त्र में, लेकिन कुछ अन्य स्रोत में दास प्रथा की स्थिति का उल्लेख मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म से, स्वेच्छता से, युद्ध में बंदी बनकर या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप दास बन सकता था। इसको कौन कहता है, कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य के दास में, कौटिल्य ने जो अपनी अर्थशास्त्र किताब लिखी उसमें वो बोलते हैं कि क्या है, कि कोई व्यक्ति जन्म से या कोई युद्ध में बंदी बनकर न्यायिक दंड या उस टाइप से कुछ भी इस टाइप से कर कर वो दास बन सकता था मौर्य काल में। ठीक है, और इसका कुछ अभिलेख भी मिलता है हमें। अशोक के प्रमुख अभिलेख, फिफ्थ वाले अभिलेख में, फाइव अभिलेख में क्या मिलता है, इब्री मैन इज माई सन, इब्री मैन इज माई सन, दास के प्रति नीति का चिंतन, इस अभिलेख में उन्होंने कहा प्रत्येक मनुष्य मेरा पुत्र है। ठीक है, तो ये सब अवधारणाएं हैं, इस सब चीजों से हमको कहीं नहीं कहीं मिलता है कि मौर्य काल में दास प्रथा थी, बट थोपी नहीं जाती थी। आदमी स्वेच्छता से दास बनना चाहे तो बन सकता था, कोई प्रेशर नहीं था कि दास बनना ही जरूरी था। अशोक क्या करता है ना, बौद्धिज्म में इतना डूब जाता है कि लास्ट में जब कालिंग युद्ध होता है और वो युद्ध के बाद जब देखता है फील्ड पर इतनी लाशें, इतनी बॉडीज पड़ी होती हैं, इतनी महिलाएं रोती होती हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे मरे होते हैं, कि वो बिल्कुल भूल जाता है अपनी गद्दी, राजा, प्रशासन, सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि वो बुद्धिज्म में था और वहाँ फिलॉसफी इस चीज की नहीं थी, वहाँ पे अहिंसावादी थे सब। ये हिंसा थी और बहुत विकराल रूप पे हिंसा हुई थी। तो वो क्या करता है, उसी टाइम कालिंग के बाद ही वो बिल्कुल विचित्र रहने लगता है और सारा प्रशासन छोड़ देता है अशोक। ठीक है ना, तो कालिंग युग के, कालिंग का जो युद्ध है वो 13वें अभिलेख में उसकी जानकारी मिलती है। वहीं के बाद से अशोक क्या करता है, पूरा टूट जाता है और छोड़ देता है लड़ाई झगड़ा सब कुछ। ठीक है, वो बुद्धिज्म में था इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, कृषि व्यवस्था। मौर्य काल में कृषि व्यवस्था कैसी थी। अच्छा, मौर्य काल में कृषि व्यवस्था को क्या कहा जाता था पता है, जो कृषि व्यवस्था होती थी जनपद क्षेत्र के नाम से उसको हम बोलते थे। संभावित कृषि क्षेत्र, चाहे वो निजी कृषि हो चाहे कृषि हो, उसको जनपद क्षेत्र घोषित किया जाता था। ठीक है, मौर्य राज्य के अन्य क्षेत्र में जिन्हें जनपद क्षेत्र के रूप में जाना जाता था।
दूसरा है सीता या राजसी भूमि। अब सीता या राजसी भूमि जो वर्ड है, इस वर्ड से कुछ समझ में नहीं आता। सीता या राजसी भूमि का मतलब ये था कि ऐसी भूमि जहां जिसका अधिकार पूरा राजा के पास होगा, या उस राज्य के जो मंत्री बनाए हो गए होंगे उसके ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये था, जो सीता भूमि होगी उस पे किसान चाहे कृषि करेगा या चाहे कोई भी काम करेगा, उसका जो टैक्स होगा वो सीधा राजा लेगा, या उस राज्य का जो मंत्री होगा वो लेता था। तो राजभूमि मतलब क्या है, उन क्षेत्र में राजा और राज्य के कब्जे होते थे, मतलब सीधा राजा का अधिकार होता था। मतलब उस भूमि पे कुछ भी बोया जाएगा, कुछ भी जोता जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, उसका जो टैक्स होगा वो सीधा राजा लेगा, या राज्य का जो मंत्री होगा वो लेगा। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, सीता या राजसी भूमि। तो आप इस वर्ड से, अब ये मत कहिएगा कि इस वर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, अब इस वर्ड के बारे में आप अच्छे से जान चुके हो। तीसरा है सीता अध्यक्ष। ये क्या था, सीता अध्यक्ष या कृषि अधिकारी, जहां खेती के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता था। जैसे आज के टाइम पे भूमि का कोई भी विवाद होता है तो लेखपाल जाते हैं उसको चेक करने, वैसे उस समय पे क्या होता था, कोई टैक्स कम दे रहा है, कोई टैक्स में चोरी कर रहा है, कोई खेती सही नहीं कर रहा, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, उन सब का पर्यवेक्षण कौन करता था, सीता अध्यक्ष करता था। ठीक है, उस समय मुद्रा कौन सी थी, तो मौर्य काल के दौरान चांदी का सिक्के, जो चांदी के सिक्के होते थे उसको पण कहा जाता था, और ये व्यापक रूप में चलता था, मतलब मेनली चांदी का सिक्का ही चलता था। ठीक है, उसके अतिरिक्त तांबे के सिक्के भी छोटे मूल्य वर्ग के लेन देन के लिए उपयोग किए जाते थे। छोटे लेन देन, जैसे बहुत ज्यादा नहीं, छोटा मोटा लेन देन, तो ये तांबे के सिक्के से भी हो जाते थे। ठीक है, और जो सोने के सिक्के वो बहुत कम मिलते थे, सामान्यतः चलते थे, बट बहुत कम लोगों के पास होते थे मौर्य काल में। ठीक है, तो कहीं नहीं कहीं कृषि व्यवस्था, सीता राजसी भूमि और मुद्रा के बारे में मौर्य काल में क्या था, वो ये सब चीजें आपके सामने है। तो कभी कभी करेंसी से भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको कहीं भूलना नहीं है, समझ के चलना है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। प्रमुख अधिकारी, ये क्या है, ये इसलिए लाया गया, बहुत से वर्डिंग हैं जिनका अर्थ हमको नहीं पता होता। ऐसे ही आप आएंगे मुगल काल में, वहां पे भी बहुत सी वर्डिंग ऐसी हैं जिनको आप नहीं समझ पाते, जैसे मनसबदारी प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं। ऐसे ही मौर्य काल में अधिकारी का नाम था, उनके पद के हिसाब से उनको नियुक्ति दी जाती थी। तो उनका पहला पद का नाम क्या है, अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष क्या था, लुक्ड लुक्ड आफ्टर द मार्केट। ये क्या करता था, बाजारों की देखभाल करता था। मतलब जैसे चांदी के सिक्के, कोई भी सिक्के चल रहे हैं, उससे जो खरीदारी हो रही है मार्केट में, उसकी पूरी देख रेख कौन करता था, संस्था अध्यक्ष करता था। उसकी जांच करना सब कुछ कौन करता था, संस्था अध्यक्ष। तो बाजारों की देखभाल करना और व्यापारियों की अनुचित प्रथाओं की जांच करना, ये काम किसका था, संस्था अध्यक्ष का था। दूसरा है नवाध्यक्ष। नवा से ही आपको नौका निकाल लेना है। जैसे कहीं जाना है, नदी पार करना है, तो नौकाएं चलती थी। नौकाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, उसका टैक्स कैसे आ रहा है, उसका टैक्स राजा को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, नाव में कोई प्रॉब्लम है, इशू क्या आ रहा है, जो भी कुछ है, ये सब कौन देखता था, नौका अध्यक्ष देखता था। ठीक है, नदियां प्रवाहन, ये सारी व्यवस्थाएं कौन देखता था, नौका अध्यक्ष देखता था। शुल्का अध्यक्ष चुंगी अधिकारी होता था। चुंगी अधिकारी मतलब जो टैक्स की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही, कोई टैक्स की चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस सब चीज को चेक करता था। तीसरा है आकाराध्यक्ष, ये खदान अधिकारी था। खदान मतलब आज के टाइम पे जैसे मोरंग खदान है, खनिज खदान है, मिनरल्स बहुत सारे खोदे जा रहे हैं, ये खदान अधिकारी था कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करता था। ठीक है ना, ये कुछ प्रमुख अधिकारी के नाम है और उनका काम क्या था वो है। ठीक है, तो ये जो मौर्य काल की डिटेलिंग थी, ये यहीं पे समाप्त होती है। हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आपका बेस तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मौर्य काल में आपको डाउट ना रहे। आपका बेस तैयार हो जाएगा, कहीं नहीं कहीं मौर्य काल में तो डेढ़ थोड़ा सा खत्म होगा। अब हम क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत और मौर्य के बारे में जानकारियां हैं वो बची हैं, उसको हम अगले सेशन में लेंगे, प्लस कुछ एमसीक्यूज लाएंगे। कम से कम 3 से 4 लेक्चर में आपका मौर्य काल से रिलेटिव जितने एमसीक्यूज हैं वो खत्म कर देंगे हम। क्योंकि क्या है, मौर्य काल से ही जैनिज्म भी जुड़ा है, मौर्य काल से ही बौद्धिज्म भी जुड़ा है, तो उसके क्वेश्चन भी यहीं से अटैच होते हैं। तो एक दिन ऐसे जैनिज्म पे भी क्लास ले लेंगे, ऐसे ही बौद्धिज्म पे ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, बेस मजबूत होगा। आपका बेस बनना बहुत जरूरी है। बहुत सी सारी चीजें आप आज नहीं जानते होंगे, जो नई चीजें आप जाने होंगे। ठीक है ना, तो
तो आप क्लास को खूब सारा शेयर करिए, खूब सारा प्यार करिए। जो भी आपको डाउट होता है कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे बंद करते हैं, अगले सेशन फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।